हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और क्लास 9 की हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक, तो कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ये सब मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि सब नंबर उसी पर होते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो। कल हमने पढ़ लिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। भाई रेशनल नंबर वो होता है सर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सके, वो रैशनल नंबर है। तो अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जिस नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या मेरा इतना कहना सही रहेगा कि मैं सिर्फ इतना कह दूं कि ऐसे नंबर जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है? हाँ, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यार जब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ब्रॉडली आपको बताऊंगा, तो आपकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक, तो वैसे देखिए इरेशनल नंबर की पहचान होती है आपका जनरली तौर पर इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रूट में होते हैं, मतलब कि रूट में होते हैं। जैसे रूट में है, आप देखते ही बता दो कि ये इरेशनल है। अब लेकिन क्या सारे नंबर रूट वाले इरेशनल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर √4, तो √4 सबको पता है ये 2 होता है। ठीक है, तो क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। अब फिर मैंने लिखा √16, √16 को मैं 4 लिख सकता हूँ और 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो सारे रूट्स भी इरेशनल नहीं होते। जो रूट्स खुलकर बाहर नहीं आते, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि जब जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही रूट के जाल को तोड़ के बाहर निकल के आएगा। जैसे कि ये 4 जो है वो बाहर निकल के आया 2 के रूप में, और ये 16 बाहर निकल के आया 4 के रूप में। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो रूट के अंदर वो हमारे रेशनल नंबर होंगे, और इनके अलावा जो रूट के अंदर होंगे वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। जैसे मैं लिख दूं √2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और इस लाइन का मतलब ये है कि जो 2 है ना वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, उसके बाद मैं लिख दूं √3, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। उसके बाद मैं लिख दूं √5, उसके बाद मैं लिख दूं √7, उसके बाद में लिख दूं √8। तो ये सारे नंबर जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे इरेशनल है। और इसके साथ में एक नंबर और आता है पाई, इसके साथ में एक नंबर और आता है पाई। ठीक, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। जनरली तौर पर आप देख के बता सकते हो रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। और पाई भी मेरा इरेशनल नंबर है। लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए बढ़ते हैं आगे और मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं देखिए, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ पहले, 1 और 1 2। ठीक, तो यहाँ पर मैंने पहला केस लिया और पहले केस में मैंने डिवाइड किया 10 को 3 से। दूसरे केस में मैं डिवाइड करना चाहूँगा 7 को 8 से। और तीसरे केस में मैं डिवाइड करना चाहूँगा 1/7, यानी कि 1 को 7 से। देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं। जनरली तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डिवाइड करेंगे इसको। इसका आंसर जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा। तो मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9। यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, फिर मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9। फिर 10 में से 9 गया तो 1, फिर 0 लगा दिया। फिर 3 3 9। फिर 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया तो 1 और 0 लगा दिया। फिर 3 3 9। फिर 10 में से 9 गया तो 1, फिर 0 लगा दिया। फिर 3 3 9। तो ये कहानी एंड टू एंड चलती ही रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। तो इसका आंसर मेरे पास आया 3.333 और एंड तो आगे भी आता रहेगा। अभी आप इतना समझिए, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होगा इसके अंदर। अब मुझे इस वाले केस में क्या करना है? इस वाले केस में मुझे 7 को डिवाइड करना है 8 से। तो करिए डिवाइड, 7 को आप डिवाइड कीजिए 8 से। किस तरीके से करेंगे? 8 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है और 7 छोटा नंबर है, तो डिवाइड तो होना नहीं है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लेना है और ये 0 लगा देना है यहाँ पे। ठीक,
अब आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, यानी कि 8 8 जा 64। यहाँ पर बचा कितना, 10 में से 4 जाएगा तो 6, फिर मैंने 0 लगा लिया यहाँ पर, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और फिर मैंने यहाँ 0 लगा लिया क्योंकि पॉइंट जो लगा हुआ है। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये, यहाँ जाएगा ये 8 7 जा 56, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर मैंने 0 लगा लिया, और 8 5 जा 40। यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ गया 0, और मेरा इसका आंसर आया 0.875। ये जो आंसर्स आ रहे हैं इनको आप बॉक्स में बंद करते चलिए, अभी बताएंगे क्या होगा इसका। ये 1/7, यानी कि मुझे 1 को डिवाइड करना है 7 से, तो 1 तो बहुत छोटा है, यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि 7 1 जा 7। 10 में से 7 जाएगा तो 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, यहाँ पर बचा 2, फिर 0 लगा लिया, ठीक। और फिर कितनी बार जाएगा ये आपका, फिर जाएगा ये 2 बार, 7 दूनी 14, फिर ये बचेगा 6, फिर 0 लगा लिया, फिर जाएगा 7 8 56, फिर ये 4 बचा यहाँ पर, फिर मैंने 0 लगा लिया। अब कितनी बार जाएगा, 7 3 21 28 7 5 35, ये जाएगा मेरा 5 टाइम्स 35, ठीक। डिवाइड तो सबको आती होगी, लेकिन फिर भी देख लीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर 0 लगा लिया। अब कितनी बार जाएगा, 7 7 49, नहीं ज़्यादा हो गया, हाँ 7 7 49, ये फिर 1 बचेगा, ये फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये 7 1 जा 7। कहने का मतलब ये है, इसका आंसर जो आएगा आपका 0.142857, फिर 142857, ये आता ही रहेगा, ठीक। ये इसके आंसर को आप बंद कर लीजिए। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो आपको आगे क्लासों में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, और ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप अपने टीचर को समझा सकते हो, यकीन मानिए मेरी बात का, ठीक। देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपने 10 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 3.3333, यानी कि पॉइंट के बाद में सेम डिजिट यानी कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। फिर जब आपने 7 को 8 से डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद में 875 पर ही आके रुक गया, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। बात ध्यान से सुनना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया और ये आंसर आया। फिर मैंने 1 को 7 से डिवाइड किया तो ये भाई साहब रुके नहीं, चलते ही रहे। और आप ध्यान से देखिए ये 0.142857 ये नंबर और ये नंबर, मतलब ये पूरा नंबर क्या हो रहा है, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। यहां पर सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए मेरी, ये कहने का मतलब है कि आपको मैं बताता हूं दो चीजें नहीं 4 चीजें बताता हूं टोटल। पहली चीज है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्या वाला है, ठीक। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो डिवाइड रुक जाए, जो डिवाइड रुक जाए वो टर्मिनेटिंग। दूसरी चीज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, जस्ट इसका उल्टा, जो डिवाइड नहीं रुके, ठीक। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद डिवाइड में, पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होता हो, ठीक। और चौथी चीज है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में आप जैसे इसका उल्टा लिख दीजिए कि पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट ना होता हो। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया, टर्मिनेटिंग जो डिवाइड रुक जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड नहीं रुके, रिकरिंग पॉइंट के बाद यानी कि डिवाइड जो कर रहे हैं उसमें हमने जो पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होता हो, और नॉन रिकरिंग पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट ना होता हो, ठीक। अब जरा पीछे आइए थोड़ा सा, जो आपने ये डिवाइड करा था देखिए,
इसमें मुझे बताइए कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है। सबसे पहला ये 7/8, ये भाई साहब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आई। और ये जो है 1/7, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये 10/3, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में अब देखिए क्या ये रिकरिंग है। हाँ बिल्कुल, सेम डिजिट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो सेम डिजिट है वो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि ये रिकरिंग है। ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और सेम डिजिट, जो सेम डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 142857, फिर 142857 और अगला जो स्टेप आएगा उसमें भी 142857, यानी कि ये भी क्या होगा, रिकरिंग होगा। ठीक, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखिए ध्यान से। ये मैंने जो लिखा है ये पॉइंट सारे, जब आप रूट 2 का एक्सपेंड करेंगे ना, जब आप रूट 2 को एक्सपेंड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा बताइए। रूट 2 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। मैं आपको करा के दिखाता हूँ कि रूट 2 को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब ये रूट के अंदर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर का जो हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। देखिए ये 2 है, मैंने यहाँ पर 2 लाइनें खींच ली। मुझे यहाँ पर ऐसे नंबर से डिवाइड करना, ऐसे नंबर लेना है जिसकी मैं मल्टीप्लाई करा सकूं उसी नंबर से, यानी कि ये 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1 और 1 ये जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 2 जीरो लेना पड़ेंगे। ठीक, 2 जीरो लेना पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐसा नंबर लूंगा जिसकी मैं जो नंबर यहाँ लूँ उसी से मल्टीप्लाई कराऊं। तो यहाँ मैं ले लूँ 4, तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो ये हो जाएगा 96। 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 9 में से 9 जाएगा तो 0। यहाँ बचा 4 मेरा, ये हो जाएगा 4 और 4 8। इन दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं, पॉइंट जो लगा हुआ है मैंने फिर 0 बढ़ा लिए यहाँ पर। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जिसको मैं लूँ उसी से मैं डिवाइड कराऊँ। तो मैं अगर 2 लेता हूँ यहाँ पर तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लूँगा 1 और मैं 1 ले लूँगा यहाँ पर। तो आपने जो रूट का एक्सपेंशन देखा होगा वो यही देखा होगा, 1.41, सिर्फ इतना देखा होगा। आसानी के लिए आपके लिए लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाद भी कुछ और नंबर आता है, और ये भी क्या होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये नॉन रिकरिंग होता है। बस आप इतना समझ लीजिए, रूट 2 क्या है, रूट 2 ना ही इसकी डिवाइड रुकती है, ना ही कोई डिजिट इसके अंदर रिपीट होता है। जब आप रूट 2 का एक्सपेंशन करेंगे तो ना ही इसकी डिवाइड रुकेगी, ना ही इसके अंदर कोई सेम डिजिट का रिपीटिशन होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिकरिंग है। ठीक, तो इतना सब समझने के बाद आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, वो ये है कि आपने ये डिवाइड देखा, डिवाइड में आपको पता लग गया कौन टर्मिनेटिंग है कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं क्योंकि मुझे कुछ समझाना आएगा आपको। देखिए इसके अंदर क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वैसे तो बहुत तरीकों से क्लासीफाई है, लेकिन अब हमने यहाँ पे 2 तरीकों से क्लासीफाई करा है। एक है हमारा रैशनल
और दूसरा है हमारा इर्रेशनल। एक है हमारा रैशनल और एक है हमारा इर्रेशनल। ठीक है, तो भाई रेशनल की कैसे पहचान होती है? रेशनल की पहचान ऐसे होती है जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक, और इरेशनल कौन सा होता है? इरेशनल जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, अब टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे? चलो मान लिया कि हमने नॉन टर्मिनेटिंग है, उसकी जो डिवाइड है वो नहीं रुक रही है, बात ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके साथ में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर वो रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग हो, पहली बात तो ये, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो चल जाएगा, टर्मिनेटिंग हो या अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, चल जाएगा, लेकिन उसके साथ में कंडीशन ये है कि रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग होना चाहिए। टर्मिनेट है तब तो है, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन नॉन टर्मिनेट के साथ में रिकरिंग होना चाहिए, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। इसके साथ में ये दोनों चीजें कंपलसरी है। ठीक, तो ये रेशनल और ये इरेशनल का कुछ क्लासिफिकेशन था जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इरेशनल में लिख दूंगा √2, हाँ बिल्कुल सर ये इरेशनल नंबर है, √3 ये भी इरेशनल नंबर है, √5 ये भी इरेशनल नंबर है, और पाई और भी बहुत सारे नंबर है। मैं यहाँ लिखूँ आपको अगर √4, हाँ बिल्कुल है सर, ठीक है ना, और उसके बाद में 1/7 अभी लिया था ना हमने, और फिर ले लेंगे 1/3 भी ले लेंगे, जो भी मतलब P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, वो इरेशनल है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा सर कि भाई अगर मान लिया मैंने कि कोई नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो वो क्यों नहीं है ऐसा? अगर मैंने ये कह दिया कि √3 जो है वो इरेशनल है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं मुझसे सर √3 को हम √3/1 भी तो लिख सकते हैं, और किसी नंबर को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रेशनल है। सवाल दिमाग में आता होगा ना? अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। √3 रेशनल है तो मैं √3 को √3/1 भी लिख सकता हूँ, और जब इसको लिख सकता हूँ तो ये रेशनल क्यों नहीं है, ये रेशनल क्यों है? बेटा ये इस मारे नहीं है क्योंकि इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब मैं √3 का एक्सटेंशन करूंगा तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में कुछ ऐसे नंबर आएंगे और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में नॉन रिकरिंग होंगे, तो मेरा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं पॉइंट हटाकर नीचे कितने जीरो लगाऊं। मेरा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं पॉइंट हटाकर कितने जीरो नीचे लगाऊं। ठीक, अच्छा ये टर्मिनेटिंग होता है तो टर्मिनेटिंग जो है वो फिर हमारा रैशनल क्यों बन जाता है? टर्मिनेटिंग हमारा रैशनल क्यों बन जाता है? ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। जैसे मैंने ये लिखा 0.875, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग जो है वो हमारा रेशनल नंबर क्यों बन गया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ 1 नहीं लगा सकता, तो ये फिर रेशनल क्यों है? ये तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है बेटा, ये है क्यों? क्योंकि जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे पता है पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट है मुझे उतने जीरो नीचे लगाना है। अब ये नंबर क्या हो गया? ये नंबर हो गया 8751000। अब भाई ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q, हो गया ना? होगा, ये हो गया नहीं हो गया कि मेरा ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, अब ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है, जैसे कि मैं मान लो इस तरीके से कोई नंबर लिख दिया आपके सामने, मैंने ये नंबर लिख दिया, चलो ठीक है, 0.10110111101110, और ये आगे मुझे पता नहीं इसकी कहानी कहां तक जा रही है। अब आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, मैं इसका पॉइंट हटाकर कैसे गिनूं कि इसके आगे कितने नंबर हैं? कैसे गिनूं कि इसके आगे कितने नंबर हैं?
नहीं लिख सकता ना, तो ये इसलिए इरेशनल है। और अगर मैं बात करूं रिकरिंग वाले की, तो रिकरिंग वाले में जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपके सामने, मैंने किसको डिवाइड किया था, 10/3 वाला एग्जाम्पल लिया। 10/3 वाले एग्जाम्पल में मेरे पास आंसर आ रहा था 3.3333। अब इसमें भी तो कहना, आप कह सकते हो कि सर इसमें भी तो नहीं पता पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और मैं आपको अभी इसका प्रूफ करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से रेशनल बन जाता है। इसीलिए रिकरिंग नंबर जो है वो मेरा रैशनल नंबर होता है, और जो नॉन रिकरिंग है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा। लेक्चर की लेंथ ज्यादा हो गई है, और अगले वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग था, ये रेशनल कैसे बना, इसका पूरा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी आते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रैशनल नंबर है तो आपको चेक करना है कि टर्मिनेट है। टर्मिनेट है तो कोई बात आगे होगी नहीं, अगर वो टर्मिनेट है तो वो रैशनल नंबर है। चलो मान लिया टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेट है, फिर आप चेक करें कि वो रिकरिंग है या नहीं है। अगर रिकरिंग है तो वो रैशनल है, और अगर वो रिकरिंग नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल है। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर वो हम चेक करेंगे कि नॉन रिकरिंग होगा तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको लेक्चर, लेकिन अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, तो रेशनल और इरेशनल में ये फर्क होता है, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।